हे मैलिसनर्स, आज के आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी और आर्यांश जो होटल से बाहर निकल रहे थे, वहीं आशी का ध्यान जो बार बार पीछे की तरफ जा रहा था, जिसे देखते हुए आर्यांश उससे धीरे से आकर पूछते हैं, क्या बात है, मेरे अलावा और किसे ढूंढ रही हो तुम? आशी जो कहती है, किसी को नहीं, और ये बोल करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आर्यांश ने अभी भी उसके सैंडल को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वो आशी के लिए उसकी कार का दरवाज़ा खोलते हैं और उसको आराम से अंदर बिठा देते हैं। आशी जो कहती है, अब क्या सैंडल अपने घर लेकर जाएंगे आप? आर्यांश जो उसके सैंडल को देखकर कहते हैं, वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर तुम अलाउ करो तो। इतनी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आर्यांश जो कहते हैं, वेल प्रिंसेस ट्रीटमेंट अभी मैंने तुम्हें दिया कहाँ है, जब दूंगा तब समझ में आएगा कि आर्यांश शहजादा कितना अच्छा प्रिंस बन सकता है तुम्हारे लिए। और ये बोल करके वो आशी की तरफ झुकते हैं और उसके पैरों को अपने हाथ से उठाते हुए उसको अपने हाथ से सैंडल पहनाते हैं। आशी जो कहती है, सारे लोग आपको देख रहे हैं, पीछे सारे ओपोनेंट पार्टी और मीडिया भी है और सब आपके बारे में गॉसिप कर रही है। आर्यांश जो कहते हैं, मुझे किसी के गॉसिपिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुमसे लेना देना है मिसेस अश्विनी जी। आशी जो कहती है, अभी मिसेस बनी नहीं हूँ, जिस दिन बन जाऊंगी उस दिन बात करिएगा। आर्यांश जो कहते हैं, वो दिन बहुत जल्द आएगा। आशी जो कहती है, देखते हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि जल्दी आए और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। आर्यांश जो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें फाइनली पसंद आ गया हूँ मैं। आशी जो मन में तो कुछ और रखती थी मगर उसके चेहरे पर कुछ और था, और आज भी कुछ ऐसा ही था। आशी जो कहती है, ऐसे इतने बुरे भी नहीं हैं आप जितना कि मुझे लगता था। हाँ हाँ चलते हैं। वहीं काव्या, सुरभि जी और मिली भी अब आकर की गाड़ी में बैठ गए थे। आर्यांश अभी भी विंडो से ही झांकते हुए आशी से बात कर रहे थे, मगर जैसे ही वो लोग आए थे आर्यांश फिर से स्ट्रिक्टली खड़े हो जाते हैं। आशी जो विंडो से झांकते हुए उनकी तरफ देखकर कहती है, थैंक यू। आर्यांश जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, और वो किस लिए? आशी जो कहती है, सारी बातें अभी बता दूँ, कुछ बातें बात के लिए भी रखनी चाहिए ना, बाद में बताऊंगी, सस्पेंस है। आर्यांश जो कहते हैं, ओके आई विल वेट। और ये बोल करके वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं और उनके सामने से आशिक की गाड़ी और साथ ही उनके सारे फैमिली मेम्बर्स की गाड़ी वहाँ से जाने लगती है। वहीं शाश्वत जो पीछे से आते हुए कहता है, सर आपको नहीं लगता कि मैडम किसी और को ही ढूंढ रही थी? आर्यांश जो कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है, उसकी नज़र युवान को ढूंढ रही थी। शाश्वत जो ये सुन करके धीरे से कहता है, सॉरी सर, पर ये तो अजीब बात है ना, आज उनकी एंगेजमेंट थी और आज ही उनकी नज़र। कि तभी आर्यांश पीछे मुड़ करके शाश्वत को घूर कर देखते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि आशी उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि वो उसे पसंद आ गया है? शाश्वत जो कहता है, युवान सर इतने भी बुरे नहीं दिखते ना। आर्यांश पीछे मुड़ करके शाश्वत को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, तुम मेरे साइड में या उसके? कहीं उसकी गुलामी तो नहीं करने लगे तुम? शाश्वत जो तुरंत ही अपना सर नाम में लाते हुए कहता है, नहीं सर, मुझे मरना है क्या? आपके साथ कोई गद्दारी कैसे कर सकता हूँ मैं? और सर आप ऐसी बातें तो मत किया करिए सर, मुझे अच्छा नहीं लगता। आर्यांश जो कहते हैं, अभी ड्रामा क्यों बनने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी मंगाओ और चलते हैं, लेट हो रहा है। आर्यांश अपनी वॉच में देखते हैं, वहीं पीछे से युवान जाते हुए कहता है, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? जब तक आशी सामने थी तब तक तो बहुत खुश। आर्यांश जो अपना जबड़ा कसते हुए अपने दांत को पीसते हुए युवान की तरफ बिना देखे कहते हैं, तुम मेरी बीवी का नाम अपने घटिया मुंह से मत ही लो। युवान जो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बहुत ही कामली खड़े होकर के कहता है, वैसे वो तुम्हारी बीवी बनेगी भी या नहीं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है ना, तो भी उसे बीवी मत बोलो। हाँ, अगर तुम इतना ही डेस्परेट हो उससे शादी करने के लिए तो तुम चाहो तो ये बोल सकते हो, मेरी होने वाली बीवी, बट वो होगी या नहीं ये तो भगवान ही जानते हैं। आर्यांश जो कहते हैं, आर्यांश की लाइफ में जो होता है वो आर्यांश अच्छे से जानते हैं, और मेरी लाइफ में मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। युवान जो कहता है, मतलब मेरे साथ भी दुश्मनी करने का तुम्हारा अपना ही रीज़न था और तुम्हारी अपनी मर्जी थी। आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हारे जैसे दोगलेपन वाले इंसान के साथ मैं अपनी दोस्ती कैसे बरकरार रख पाता? ऑब्वियसली तुमसे तो दुश्मनी करना मेरी लाइफ की सबसे अच्छी डिसीजन थी, और जिस दिन मुझे तुम पर ट्रस्ट हुआ था, दैट वॉज द वर्स्ट डे। युवान जो हंसते हुए कहता है,
बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने कभी किसी का ट्रस्ट ही ब्रेक ना किया हो। युवान जो आर्यांश के थोड़े पीछे की तरफ देखता है जहाँ से अभी अभी आशी की गाड़ी गुजरी थी, और वो आर्यांश की तरफ फिर से उनकी आंखों के सामने आकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि अश्विनी को तुम इतने प्यार से क्यों ट्रीट कर रहे हो? आखिर तुम्हें कब से आ गया इतना इंटरेस्ट लड़कियों में, जो चट मंगनी पट ब्याह करने का डिसीजन ले लिया तुमने? ना उस लड़की में कोई क्लास है, ना वो लड़की बहुत ज़्यादा कोई यूनिक है, और प्यार जैसी चीज़ों पर तो तुम भरोसा नहीं करते थे ना, तो फिर अचानक से क्या हो गया? आर्यांश जो कहते हैं, मेरे पर्सनल मामले में तुम ना पढ़ो तो बेहतर होगा, और वैसे भी आई डोंट ओ यू एनी एक्सप्लेनेशन मिस्टर युवान। युवान जो कहता है, जी बिल्कुल, अब दुश्मनों को थोड़ी ना आप अपने पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करने देंगे, पर अच्छा होगा कि आप भी मेरे पर्सनल चीज़ों में इंटरप्ट ना करें। और ये बोल करके वो काइविंग करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। आर्यांश जो युवान को रोकते हुए एक वार्निंग टोन में कहते हैं, अगर आशी के बारे में कुछ भी सोच रहे हो तो अपने दिमाग से तुरंत उसे निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की तुम्हारी मौत का रीज़न बन जाए। युवान जो पीछे मुड़ करके, आर्यांश को नहीं, जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं, अभी तो तुम्हारे साथ बहुत सारी दुश्मनी खेलनी है मुझे, तो ये दुश्मनी का खेल अभी काफ़ी टाइम तक जारी रहेगा। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं हूँ मैं, और ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो। और इतने सालों में पहला कोई इंसान तुम्हें ऐसा मिला है जो तुम्हें टक्कर देने की हिम्मत रखता है, तो भगवान इतना नाइंसाफ़ी तो नहीं करेंगे इतनी आसानी से। ना तो तुम मुझे मार पाओगे और ना तुम मुझे हरा पाओगे। आर्यांश जो एक तिरछी स्माइल पास करते हुए कहते हैं, किस में हराने की बात कर रहे हो? पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी पॉलिटिक्स तुम्हें आती नहीं, और जहाँ तक बात रही फाइनेंशियल कंडीशन की, तो उसमें भी मैं काफ़ी बेहतर ही हूँ। लुक वाइज भी 100% बेटर हूँ तुमसे। फिर किस बात का गुरूर है तुम्हें, और किस बात में हराने की बात कर रहे हो? तुम तो हर चीज़ में मुझसे हारे हुए हो ऑलरेडी, तो जीतने के बारे में तो तुम्हें सोचना चाहिए, और मुझे हराने के बारे में भी तुम्हें प्लानिंग करनी चाहिए, जो कि तुम बखूबी कर रहे हो। वो बात अलग है कि तुम जीत नहीं पा रहे। युवान जो कहता है, देखते हैं आर्यांश जी, बहुत जल्द आपको भी ये सेम लाइन में ज़रूर चिपकाऊंगा। आर्यांश जो कहते हैं, कम से कम डायलॉग तो अपना यूज़ कर लेना। और ये बोल कर कि वो बहुत ही एटीट्यूड से युवान के साइड से निकल जाते हैं। युवान जो आर्यांश को जाता हुआ देख रहा था, वहीं पीछे से दीक्षित जी जो आते हुए कहते हैं, वैसे आर्यांश रायज़ादा के साथ आपको सोच समझ कर के बात करना चाहिए, भले ही आपके पुराने दोस्त हो, मगर ये अब आपके दुश्मन बन चुके हैं। युवान जो आर्यांश को जाते हुए देख कर कहता है, मैं उसकी हर एक चाल को अच्छे से समझता हूँ, दोस्त ही था ना मेरा, और वैसे भी उसका दिमाग और मेरे दिमाग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम बचपन साथ बिताए हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के बारे में सोचता है। वो चाहता है कि मैं उसके खिलाफ या कुछ भी ऐसा काम करूं जिससे मेरे खिलाफ उसके पास एक अच्छा एविडेंस मिल जाए और वो मुझे पार्टी से निकलवा दे। पीछे से दीक्षित जी जो कहते हैं, पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप तो खुद ही बहुत बड़े इनामी इंसान हैं, और साथ में आपको निकालने की हिम्मत कौन कर सकता है? पार्टी के सारे एमएलएस को भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। युवान जो कहता है, पर आर्यांश की आंखों में तो मैं गड़ रहा हूँ ना। खैर ये सब छोड़ो, हम चलते हैं। वैसे भी कोई मेरी तलाश में बहुत बेताब हो रहा है, उन्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना है मुझे। वहीं दूसरी तरफ आशी जो कार में बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी बाहर देख करके आशी के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहती है, आप एसी ऑफ करिए। सारे लोग जो उसे घूर कर देखने लगते हैं। सुरभि जी जो कहती हैं, क्या मतलब है, इतनी गर्मी में एसी क्यों ऑफ करवाना है तुम्हें? आशी जो कहती है, अरे करिए ना, बाहर से इतनी अच्छी अच्छी हवा आएगी अभी। और ये बोल करके वो विंडो को खोलने लगती है। काव्या जो कहती है, क्या करिए, बाल खराब हो जाएगा। आशी जो कहती है, अब धनों से तो मम्मी घूमने देंगी नहीं, कम से कम रात का मज़ा ऐसे ही ले लो। और तुझे तो पता है, जब तक रात की हवा नहीं खाती हूँ ना मैं गाड़ी से, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आती है। सुरभि जी जो कहती हैं, कौन सी ऐसी रात है जिसमें तुम्हें चैन की नींद आई हो? तुम तो सुबह सोने वाली लड़की हो, रात भर तो उल्लू की तरह जगती रहती हो। आशी जो मुस्कुराते हुए सुरभि जी को देखकर कहती है, अरे तो क्या हो गया, वैसे भी रात में पूरी दुनिया सोती है, मैं कुछ यूनिक करना पसंद करती हूँ माँ। सुरभि जी जो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम खुश तो हो ना बेटा? आशी जो मुस्कुरा कर उन्हें देख कर कहती है, आप खुश हैं ना माँ?
सुरभि जी जो कहती हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि एक बेटी को, वो भी तुम्हारी जैसी बंदर जैसी बेटी को शादी करवा देना और उसकी उसकी सारी जिम्मेदारी को अपने सर से हटा देना कितना ज़्यादा रिलैक्स का काम होता है एक पेरेंट्स के लिए। और ये बोलते बोलते वो हल्का सा इमोशनल हो जाती हैं। आशी जो मन में ही कहती है, हो लीजिए जितना दिन होना है खुश, क्योंकि मेरी जैसी तबाही आपके सर से कभी भी हटने वाली नहीं है। जब तक जिंदा रहूंगी आपके सर पर तांडव करती रहूंगी मैं। और जहाँ तक बात रही आपके प्यारे प्यारे ख्वाबों की, तो उस पर तो पेट्रोल डाल करके उसे आग लगाने का काम मैं शुरू कर चुकी हूँ। बस एक बार युवान के साथ कांटेक्ट बन जाए, फिर शायद मेरा काम निकल जाए। और ये सोचते सोचते वो विंडो की तरफ देखने लगी थी। विंडो से ठंडी ठंडी हवाएं जो आशी के चेहरे पर पड़ती हैं तो अपनी आंखें बंद करके हवाओं को फील करने लगती है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। सुरभि जी जो उसके ठीक सामने बैठी हुई थी, वो आशी को देखकर कहती हैं, कुछ दिन और ऐसे ही जी लो। ये ठंडी ठंडी हवाएं जो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हैं ना, मैं भी देखती हूँ जब तुम्हारी ज़िंदगी किसी और के नाम हो जाएगी, क्या तब भी तुम्हें रात में ये ठंडी ठंडी हवाएं रोज़ खाने को मिलेंगी? जितना छूट मैंने तुम्हें दिया है ना, कोई और नहीं देगा, और ससुराल में तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। आशी जो कहती है, मैं अश्वनी राठौर हूँ माँ, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो चीज़ मैं छीन करके ले लेती हूँ, और आप मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही हैं। मैं जहाँ जाऊँगी तबाही मचाऊँगी और साथ में जैसे मन चाहे वैसे जीऊँगी। आशी की बात सुनकर के सुरभि जी अपनी भौवें से गोड़ते हुए उसे कहती हैं, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, ससुराल वालों से थोड़ा ठीक ठाक से बात किया करो। एक तो उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आज सबके सामने खाना मांगने लगी थी जैसे कोई छोटी बच्ची हो। आशी जो कहती है, भूख लगी थी, खाना भी नहीं खाती क्या मैं? सुरभि जी जो कहती हैं, दोपहर में खाना खा करके तो गई थी यहाँ से। आशी जो कहती है, दोपहर का खाना खा करके क्या मैं अपना पूरा जीवन काट देती? वैसे भी भूख लगी थी तो मैंने बोल दिया, और वैसे भी खाना जैसे खिलाना था उसने खिला दिया ना, आप क्यों टेंशन ले रही है? काव्या जो बगल में उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, हाँ आंटी जी, आप जानती नहीं है, आर्याश जी ने अपने हाथों से खाना खिलाया मैडम जी को। काव्या की बात सुनकर आशी उसे घूर कर देखते हुए कहती है, तुझे कैसे पता? तू क्या मेरे कमरे के बाहर झांका था कि कर रही थी? काव्या जो कहती है, मुझे सब पता रहता है मैडम। आशी जो कहती है, विदाक्ष ने बताया ना, है ना। काव्या जो तुरंत ही उसके पैर पर मारते हुए कहती है, पागल हो गई क्या? सामने आंटी बैठी हुई है, सोच समझ के बात करना। आशी जो कहती है, क्यों छुपाना है? तुम्हें भी अगर मेरे बाद लाइन लगाना है तो एक काम करते हैं, साथ में कर लेते हैं ना फिर। काव्या जो कहती है, अच्छा जी, तो तुम मुझे फंसाने की पूरी प्लानिंग बना चुकी हो। आशी जो कहती है, फंसाना किसे कहते हैं वो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। काव्या जो कहती है, अगर तूने मेरी माँ को इसके बारे में कुछ भी बताया ना तो जान लेना, मुझे बहुत मारेंगी वो। आशी जो कहती है, अरे बढ़िया है ना, अब मेरी शादी वहाँ हो गया नहीं इसके बारे में तो मैं खुद श्योर नहीं हूँ, मगर तेरी हो जाएगी तो बेहतर होगा। और अगर मान ले मेरी शादी कैंसिल होने के बाद तेरा लफड़ा विदाक्ष के साथ चलता रहा तो फिर बहुत बदनामी होगी और तेरे साथ उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। तो इस चर्चा के साथ साथ में निपट ले, तो भी मेरी हो ना हो कम से कम तेरी तो हो जाएगी। काव्या जो कहती है, अच्छा ठीक है, फिर तू ही बात करना मेरी मॉम से। आशी जो कहती है, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, आंटी जी को तो मैं पटा ही लूँगी। वही सुरभि जी जो सामने बैठ करके आशी की धीरे धीरे बातें सुनते हुए कहती हैं, क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग आपस में, और हाँ, चुपचाप से चल के सो जाना। तुम्हारी आंखें पूरी तरह से भारी भारी सी लग रही हैं, और साथ में अगर तुम ठीक से अब सोगी नहीं ना तो तुम्हारी आंखों के किनारे किनारे डार्क सर्कल बन जाएगा, जो कि लड़कियों के चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आशी जो कहती है, डार्क सर्कल कुछ नहीं बन रहा है, बुढ़ी थोड़ी ना हो रही हूँ मैं अभी। और जहाँ तक बात रही रात में सोने की, तो रात सोने के लिए नहीं होती है माँ। इसी तरह से बहसबाजी करते करते अब आशी का भी घर आ चुका था। आशी जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी गाड़ी जो उसके घर के अंदर आ जाती है। उसके डैड, उसकी मॉम, साथ ही सारे रिश्तेदार भी अब धीरे धीरे करके उतरने लगे थे, और सारे लोग आर्यांश के दिए हुए अरेंजमेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। वहीं काव्या के चेहरे पर तो एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, और उसके जस्ट ऑपोजिट मिली के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी, क्योंकि उसकी लड़ाई शाश्वत से हो गई थी। काव्या भी आशी के साथ ही उसके पीछे पीछे आ जाती है। काव्या की मॉम भी इस वक्त आशी के ही घर पर आई हुई थी। पार्टी के बाद जो औरतों के बीच की डिस्कशन होती है उसे भला कौन ही मिस करना चाहता, जिसकी वजह से सारी औरतें जो झुंड बना करके हॉल में आ जाती हैं और आपस में बातें करना शुरू कर देती हैं।
वहीं आशी जो बिना देरी की अपने भारी से लहंगे को एकदम से उठा करके जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती है और अपने रूम में आकर के धड़ाम से अपने बेड पर गिर जाती है। पीछे पीछे काव्या और मिली भी आ रही थी। मिली जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, मुझसे ये सब गाउन वगैरह संभाला नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ इसे चेंज करने के लिए। काव्या जो कहती है, ओके डालो, बाय, गुड नाइट। इस वक्त मिली का मूड अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर यहाँ पर रहना नहीं चाह रही थी। आशी जो अपने लहंगे को उठाते हुए कहती है, यार क्या टॉर्चर दे दिया उन्होंने मुझे, अब इसे जल्दी जल्दी निकाल करके फेंकना है। और ये बोल करके वो हिम्मत करके उठती है और जल्दी जल्दी अपने लहंगे को उतारने लगती है। उसने नीचे इस वक्त जीन्स पहन रखा था। आशी को इस तरह देखकर काव्या जो कहती है, तेरा बढ़िया है, अब तू आराम से इसे निकाल करके फेंक देगी, फिर तेरी मॉम आकर के सब कुछ समेट करके रखेंगी। आशी जो कहती है, जलवा है हमारा मैडम, इसीलिए बोला था बचपन से इतना अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, अब तुझे अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। और ये बोल करके वो एक एक करके सारी चूड़ियाँ निकालती है और सारे ज्वेलरीज को निकालना शुरू कर देती है। आशी को ज़्यादा जेवर वगैरह पहनने की आदत तो थी नहीं, जिसकी वजह से वो कान के इयरिंग को बहुत ही बेरुखी से उतारने लगती है, जिसे देखकर काव्या से रोकते हुए कहती है, पागल ऐसे नहीं उतरता है। और वो आकर के आशी की मदद करने लगती है। आशी अब पूरी तरह से बहुत ही लाइट फील कर रही थी। वो जल्दी से जा कर के अपने शर्ट और अपने पैंट में वापस आ जाती है और अब जाकर के उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में फिर से कुछ खुशहालियाँ आ गई हों। आशी जो उस लहंगे को देखकर कहती है, कसम कसम से बता रही हूँ, अगर मेरा बस चलता ना तो उस लहंगे को मैं आग में झोंक देती। काव्या जो उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, पागल वागल है क्या, इस तरह से बातें नहीं करते, और वैसे भी तेरे ससुराल से आया हुआ लहंगा है, इसे बहुत हिफाजत से रखना है। आशी जो कहती है, अच्छा ऐसा होता है, फिर तो मैं इसकी क्या कुचुम्बर बनाती हूँ, तुम रुको। और ये बोल करके वो उसे उठाती है, जो कि एक बार में तो उससे उठ भी नहीं रहा था। आशी जो उसे जैसे तैसे करके उठाती है और दूसरी जगह पर फेंकते हुए कहती है, इसको तो मैं ज़रा भी इज्जत नहीं दूंगी और हिफाजत से रखूंगी, वो भी इस कचड़े को। वो सारे और वो ज्वेलरीज वगैरह को भी टेबल पर ले आकर के फेंक देती है। काव्या जो उसे देखकर कहती है, इतने महंगे महंगे हार हैं, इतने सुंदर सुंदर सारी ज्वेलरीज, इस तरह से तो मत फेंक, पागल हो गई है क्या। आशी जो कहती है, मेरा बस चलता तो सबके सब कूड़ेदान में होते इस वक्त, वो तो मम्मी का डर है इसलिए यहाँ पर रख दे रही हूँ, और इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी ना रखने जा रही हूँ इन सबको, मम्मी आएंगी रखेंगी। और ये बोल करके वो आराम से आकर के बेड पर बैठ जाती है और फिर वो देखती है कि उसके हाथ में अभी एक रिंग तो बची हुई है, जिसे वो निकालना भूल गई थी। आशी जो उस रिंग को भी निकालने की पूरी कोशिश करने लगती है, मगर वो रिंग पता नहीं क्यों अचानक से बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। आशी जो पूरी दम लगा करके उस रिंग को निकालती तो है, मगर वो रिंग उससे निकलता ही नहीं। काव्या जो कहती है, उससे तो बिल्कुल मत निकालना, वरना अभी के अभी मम्मी को जाकर के तुम्हारी बता दूंगी और फिर सबके सामने तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। आशी जो कहती है, अरे मुझे नहीं पहनना होता ये सब और बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। काव्या जो उसे रोकते हुए कहती है, देख तो कितना सुंदर है और कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे डायमंड के नग लगे हुए इसमें, और बीच में देखना कितने बड़े से स्टोन है यार, कितना प्रीशियस है और कितना चमक भी रहा है ना। आशी जो कहती है, इस चमकती धमकती चीज़ों को पहन करके मैं अपनी ज़िंदगी की रोशनी को ख़त्म नहीं करना चाहती। तुझे नहीं पता ये सब कुछ एक लालच है, जिसे देख करके वो मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना चाहते हैं। और आशी राठौर यानी कि अश्विनी राठौर तो ऐसा कभी होने नहीं दे सकती। आशी हो सकती है इमोशनल, मगर अश्विनी राठौर के दिमाग में जो चल रहा है ना, उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ आर्यान जो अपने हैकर्स को देखकर कहते हैं, मेक श्योर कि उसके लैपटॉप पर तुम लोगों की नज़र बनी रहे, वो क्या सर्च कर रही है, किसके बारे में पता लगा रही है, हर एक चीज़। वहीं दो हैकर्स अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, यस सर, जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आर्याश भी अपने ऑफिशियल कैबिन से निकल करके बाहर आने लगे थे। वहीं वेदांश जो अपने भाई को देखकर कहता है, भाई भाई भाई, आपको सारे लोग वहाँ हॉल में बुला रहे हैं। आर्याश को पता था कि अब उनके बारे में क्या अजीब व गरीब गॉसिपिंग चलेगी, जिसमें वो बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। और वो कहते हैं, उनसे कह दो कि मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं आना है। वहीं सुशीला जी जो कहती हैं, कोई थके वके नहीं हो तुम, बस बहाना मार रहे हो, चलो आ जाओ। आर्याश अपनी दादी की बात को जल्दी टालना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी दादी को बहुत मानते भी थे और बहुत इज्जत भी करते थे। आर्याश उनके सामने आकर कहते हैं, दादी माँ मैं सच में काफ़ी थक गया हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मुझे इस वक्त नींद की ज़रूरत है, मैं सोने जा रहा हूँ। उनकी दादी जो कहती हैं, झूठ तो मत बोलो, आज एंगेजमेंट हुई है तुम्हारी। सुशीला जी जो सबको कहती हैं, अरे चुप रहो,
तुम लोग को आज की ताज़ा ताज़ा खबर बतानी है। आर्यन शाहजादा, जो कि किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था, मैंने इतनी लड़कियों को इसके सामने पेश करवाया कि तुम्हें जो पसंद आती है तुम बोल करके तो देखो, लेकिन कभी भी इस लड़के ने किसी लड़की को ठीक तरीके से देखा तक नहीं। मैं तो इतना परेशान थी कि न जाने अब मैं अपने पोते की होने वाली पत्नी को देख भी पाऊंगी या फिर ऐसे ही मर जाऊंगी। लेकिन भगवान की कृपा है कि वो लड़की हम लोगों की ज़िंदगी में आई और आर्यांश को तो उसने पूरा बदल दिया। अरे तुमने देखा नहीं, पूरे पार्टी में उसके सैंडल को लेकर हाथों में घूम रहा था। सारे लोग इस बात पर हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बात तो सही है। वहीं पिया जो आते हुए कहती है, भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा था कि आप बहुत ही सिग्मा मेल हो, पर ये क्या, आप तो भाभी के सैंडल लेकर के इधर उधर घूम रहे थे, जैसे उनके गुलाम बन गए हो आप अभी से। आर्यांश और पिया को देखकर कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो तुम, कल स्कूल है ना, जाओ जाकर के सो जाओ, रात हो रही है। भले ही आर्यांश पिया को डांटते नहीं थे, मगर एक बार में ही पिया उनकी बात को मानना ही ठीक समझती थी, क्योंकि वेदाक्ष जब भी उनकी बात को अवॉइड करने की गलती करता था वो हमेशा पिटा जाता था, या तो फिर वो कुछ ऐसा सुन जाता था जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं होती थी। वेदाक्ष को भी आर्यांश बहुत ज़्यादा पनिश करते थे और इसी वजह से पिया वेदाक्ष की गलतियों को देखकर ही समझ जाती थी, वो तुरंत ही वहाँ से रफा दफा हो जाती है। वहीं अब बारी थी निर्मला जी की। निर्मला जी भी अपने बेटे को देखकर कहती हैं, नज़र ना लगे, हमेशा इसी तरह से रहना उसके साथ। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने हम लोगों को अपोज करके उसे खाना खिलाने ले गए तुम। काश बस इसी तरह से तुम दोनों का प्यार बना रहे। आर्यांश मन में कहते हैं, कितना प्यार है वो तो हम दोनों का दिल ही जानता है। इस वक्त मेरे खिलाफ एक से एक एविडेंस ढूंढने में लगी होंगी मेरी होने वाली बीवी जी, और यहाँ हम उनके ऊपर अपनी नज़र गड़ाए हुए रखें। बस तुम अब गलतियाँ करती जाओ और धीरे धीरे तुम अपनी गलतियों से मेरे करीब आती जाओगी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में आखिर क्या होने वाला है और क्या करेगी अबाशी, किस तरह से कांटेक्ट कर पाएगी वो यवान को। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।